हेलो स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे जो 9th क्लास के हैं, मैं आज से आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज सबसे पहले आपके फिजिक्स के चैप्टर मोशन को डिस्कस करेंगे और ये पहला वीडियो आपका मोशन से रिलेटेड ही होगा और कंटिन्यूअस जो है वीडियोज़ को वॉच करें। आपके पूरे सिलेबस के वीडियोस धीरे धीरे करके इस चैनल पे अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जो है पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ेंगे आज मोशन, फर्स्ट चैप्टर मोशन। आज मोशन को हम पढ़ना शुरू करेंगे और जब हम बात करते हैं मोशन की तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे एक्चुअल में मोशन है क्या। अगर साइंस के अकॉर्डिंग हम अपने मोशन को देखें कि मोशन क्या है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोशन को देखें कि मोशन क्या है। कोई बॉडी अगर समय के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है, पोजीशन को चेंज करना कैसे हम जो है समझेंगे कि पोजीशन चेंज हो रहा है किसी बॉडी का या नहीं हो रहा है। इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। मान लिया कि यहाँ कोई स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई पूरी तरह से बॉडी है। मान लिया एक इलेक्ट्रिक पोल ही यहाँ पे गड़ा हुआ है, उसी को हमने स्टेशनरी बॉडी बना दी, या इस अर्थ सरफेस पे कुछ भी हमने रख लिया जो कि रुका हुआ है, स्टेशनरी है, पूरी तरह से स्थिर है, और उसको हमने रेफरेंस पॉइंट बना के जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी बॉडी को, तो इसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम देखें कि समय के साथ साथ इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी ए है, यहाँ से चल रही है कंटिन्यूअस जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो अपने अगर पोजीशन को चेंज करते जा रही है, अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रही है, टाइम इंटरवल के साथ साथ उसका पोजीशन यहाँ से चेंज होता जा रहा है, मतलब वो मोशन में है। उसको हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। तो इस तरह से मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी से हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with time interval, with respect to a stationary reference point, the body is called in motion। वो बॉडी कही जाती है कि मोशन में। अगर कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अपने पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, और अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। जनरली इस चैप्टर में हम रेक्टिलिनियर मोशन को देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में जनरली आप लोगों को रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड थिंग्स ही बताया जाता है। तो मोशन और रेस्ट, रेस्ट को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ओनली रेस्ट को डिफाइन करते समय हम क्या कहते हैं? अगर रेस्ट को डिफाइन करें तो ये बॉडी यहाँ पे चेंज कर रही है, और इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज
its position with time interval it is called in rest, हम उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं। अगर वो समय के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो बॉडी रेस्ट में। तो इस तरह से हमने मोशन और रेस्ट को समझा। एक्चुअल में अगर हम कहें तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में नहीं होती है। इस पूरे यूनिवर्स की कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में नहीं होती है। याद कर लीजिएगा इसको, कोई भी बॉडी। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको हम लोग, और ये भी इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि बॉडी का मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। मतलब ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। हाउ कैन यू से मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स? मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है, इसको आप कैसे कहेंगे? तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग करके कहीं जाना है आपको, और आप ट्रेन का यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। आप जाते हो अपने कंपार्टमेंट में, अपने सीट पे बैठ जाते हो। अगर ट्रेन, मान लो आप कंपार्टमेंट में जाते हो, अपने सीट पे बैठ जाते हो और ट्रेन चल देती है, उस समय आप अपने सीट पे बैठे हुए हो और आपके सीट के सामने बैठे हुए पर्सन को रेफरेंस पॉइंट मान लें। सीट के सामने बैठे हुए पर्सन को रेफरेंस पॉइंट मान लें और उसके बाद हम देखें तो हमारा पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। हम अपने पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब उस बॉडी को रेफरेंस पॉइंट हमने माना है, उस पर्सन को रेफरेंस पॉइंट माना है जो हमारे ठीक सामने बैठा हुआ है, हमारे ठीक सामने। तो वो हमारे सामने ठीक बैठा हुआ है, हम यहाँ उसके ठीक सामने बैठे हुए हैं। उस समय उस रेफरेंस पॉइंट को अगर हम लेके चलते हैं तो समय के साथ साथ हमारा कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हम ठीक उसके सामने बैठे हुए हैं, अपने पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। मतलब आई एम इन रेस्ट, उस समय हम क्या हैं? रेस्ट में। लेकिन ठीक उसी समय जैसे ही हम विंडो से बाहर देखते हैं, अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे किसी पेड़ को, किसी दूसरे खंभे को, किसी पोल को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, ठीक उसी समय हम मोशन में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ हम बहुत तेज़ी से अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है ट्रेन के साथ साथ। तो एक ही समय में ओनली रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने की वजह से हम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। तो एक ही समय में अगर हम दोनों पोजीशन में एक साथ हैं, इसका मतलब क्या? मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। एक बात मैंने कही कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में हो, पूरी तरह से रुका हुआ हो। आप कहेंगे कि सब कुछ तो रुका हुआ हमको दिख रहा है, हमारा घर है वो रुका हुआ है, आप बैठे हुए हैं आप भी रुके हुए हैं, हमारे सामने ये फर्नीचर पड़ा हुआ है ये भी रुका हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड है ये भी रुका हुआ है, चल तो नहीं रहा। और आप कह रहे हैं कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं, कुछ भी पूरी तरह से रेस्ट में नहीं। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये भी रेस्ट में नहीं। ये हमारी दीवार जो है, हमारे मकान की दीवार जो है, ये भी रेस्ट में नहीं, ये फर्नीचर भी रेस्ट में नहीं। बस हमको ज़रूरत क्या है? रेफरेंस पॉइंट चेंज करने की। रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मोशन है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट इस अर्थ सरफेस का ही कुछ रखते हैं तब तो ये रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ सरफेस को छोड़ के किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और इस अर्थ सरफेस से बाहर चले जाते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं तो अर्थ मूव कर रही है, उसके साथ साथ ये सभी चीज़ें मूव कर रही हैं, यानी समय के साथ साथ ये अपने पोजीशन को उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। मतलब ये मोशन है।
ये तो एक फैक्ट हो गया। इसके लिए हमको सरफेस से ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरे तरह की बात करते हैं। एक्चुअल में ये सभी जो बॉडीज़ हैं वो मैटर की बनी हुई हैं। चाहे वो हमारा ये दीवार है ब्रिक्स का बना हुआ, ब्रिक्स भी मैटर का बना हुआ, ये चाहे ब्लैक बोर्ड है, चाहे हमारे हाथ में ये मार्कर है, सब कुछ जो है मैटर का बना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैटर से है, ये सब कुछ मैटर का बना हुआ, मैटर का बना। और आप जानते हो कि ये जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं है, इसके बहुत छोटे 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 यूनिट्स जो आपस में कंबाइंडली इसको ये शेप देगा। इनके छोटे 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 टुकड़े करते चले जाएं तो एक इतना छोटा टुकड़ा हमको मिलेगा, इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा कि उसको और अधिक छोटा हम नहीं कर रहे हैं। दैट पार्टिकल इज द यूनिट ऑफ दिस मैटर। इस मैटर का वो यूनिट होगा। तो वो यूनिट का अरेंजमेंट जो होता है वो सारे यूनिट्स जो हैं या पार्टिकल हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी मैटर के हैं, वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। जैसे सॉलिड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैसियस स्टेट में सबसे कम यानी नहीं के बराबर होता है। जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हो, मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात करें। हम सॉलिड को ही दिखा रहे हैं आपको, तो सॉलिड की बात करें। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअल में जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से स्थिर नहीं, वो दूर तक मूव नहीं कर सकते। तो क्या पूरी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जकड़े हुए हैं, तो क्या वो अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब इसका ब्लॉकबस्टर जो है, जो इसका यूनिट है, वही एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट में कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में। चलिए, ये बात तो हो गई। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, कुछ विशेष चीज़ों को जानेंगे, तब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। उससे पहले हमको जानना होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? जिनका कुछ मेजरमेंट बताया जा सके, जिसको मापा जा सके, वो क्वांटिटीज़, जिनके कुछ वैल्यूज़ को हम बता सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं। पहला टाइप हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरा टाइप हो गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ये 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अलग अलग मेजरिंग स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं और फिर उसके एक फिक्स वैल्यू को बताने का काम करते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंटेन करती हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या करती हैं? these quantities have both magnitude and direction, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंटेन करती हैं। इनमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अब क्वेश्चन उठा होगा आपके दिमाग में, मैग्नीट्यूड क्या है? सर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड होता है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? चलिए इसको भी समझते हैं मैग्नीट्यूड क्या है। अगर आपके घर में अभी शुगर कम पड़ गया, घर वालों ने कहा कि दुकान पे जाओ, किराना स्टोर पे चले जाओ और वहाँ से 2 किलोग्राम शुगर लेके आए, तो आप उससे जाके कहते हो 2 किलो शुगर दीजिए। अब यहाँ आपने क्या यूज किया? 2 न्यूमेरिक वैल्यू, और इसके आगे क्या लगाया? केजी, किलोग्राम। ये क्या है? यूनिट।
तो ये कंबाइनली किसी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का यूज करते हैं, इसको कंबाइनली हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिक वैल्यू विथ यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू विथ यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन, वही डायरेक्शन जो आप समझ रहे हैं, दिशा। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है। जैसे हम कहते हैं क्या, एग्जाम्पल अगर वेक्टर का हम लें, वेक्टर का एग्जाम्पल तो हो गया हमारा फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स रखता है, एक निश्चित डायरेक्शन में फोर्स रखता है, एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स रखता है। फोर्स का डायरेक्शन निश्चित होता है। तो फोर्स को हम कहते हैं क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसलिए इसका एग्जांपल। एक्सीलरेशन भी फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी में एक्सीलरेट करेगी बॉडी, उसी में उसकी स्पीड बढ़ेगी। जिसमें वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ेगी। मीन्स एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दीज quantities have only magnitude। केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें किसी तरह का डायरेक्शन नहीं होता। केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मीन्स अभी मैंने कहा, आपने जो है कि किसी कपड़े की लंबाई आपको बतानी, मान लो किसी कपड़े की लंबाई बतानी आपको, कपड़ा कितना लंबा है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसका लेंथ है वो आप बताओ। तो ओनली मैग्नीट्यूड बताया आपने, किस डायरेक्शन में वो लेंथ है। लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हमने कहा मास, इस बॉडी में जितने पार्टिकल से मिलके बना है, यानी मैटर का जो अमाउंट है उसको मास कहते हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स डायरेक्शन इसका नहीं। हमने डिस्टेंस की बात, एक दूरी की बात, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं। ये सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपके समझ में आ गई हो, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी, अपने पोजीशन में चेंजिंग लाएगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। जब वो मूव करेगी, मोशन में होगी, मतलब वो अपने पोजीशन को चेंज करेगी और पहले किसी और पॉइंट पे थी, बाद में किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और तब तक जो है कि उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा जब तक वो मोशन में रहेगी। तो मोशन के फलस्वरूप, या कहें कि मोशन के रिजल्ट में क्या मिलता है, बॉडी कुछ डिस्टेंस को कवर करती है, कुछ डिस्टेंस को कवर करती है। ये डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ है जो बॉडी के इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, जहाँ से वो उसने मूव करना शुरू किया, जहाँ से वो मोशन में आए, दैट पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे जाके वो रुक गई, दैट इज द फाइनल पॉइंट हो गया। वो उसका क्या हुआ, फाइनल पॉइंट हो गया। उसका मोशन इसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच रहा।
तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी लेंथ उसने कवर किया, यानी उनके बीच का लेंथ जितना भी उसने कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द लेंथ ऑफ actual path covered by a moving body, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ये सारे डेफिनेशंस आप बड़े आराम से यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया एक बॉडी है ए, एक बॉडी है, पहले अपने इनिशियल पोजीशन ए पे रहती है, ए से एक पोजीशन एक सर्टेन डायरेक्शन बी तक जाती है और यहाँ से फिर मुड़ जाती है, मुड़ के पॉइंट सी तक पहुँच जाती है। तो एक्चुअल लेंथ वो क्या कवर करती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इसका क्या होगा? ए से बी तक चली और फिर बी से सी तक चली, ए से बी तक चली और फिर बी से सी तक चली। मतलब ए बी और बी सी को जोड़ दें तो कितना वो चली ये पता चल जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ तक चली। तो कुल मिला के अगर मान लो ये 5 मीटर का डिस्टेंस है और ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो कुल मिला के वो चली कितना? 5 मीटर प्लस 3 मीटर, मीन्स कुल मिला के 8 मीटर डिस्टेंस हो। और इस डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो मीटर ही होता है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये एसआई यूनिट भी याद रखना बड़ी जरूरी है। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी मान लो यहाँ से ए से बी तक चलती है, बी पॉइंट तक जाती है और फिर ए पॉइंट तक वापस आ जाती है, तो 5 मीटर इस डायरेक्शन में और 5 मीटर इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में 5 मीटर चली और इस डायरेक्शन में 5 मीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 5 मीटर, मीन्स कितना चली वो? 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की। 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की। समझ गए होंगे आप लोग। डिस्टेंस मीन्स जितना रास्ता तय किया जाता है उसका लेंथ जो हो गया किसी बॉडी के द्वारा, एक्चुअल जो लेंथ हुआ, दैट इज द डिस्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, और आज के अपने वीडियो में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक की ही बात करेंगे। बाकी की बातें कल के वीडियो में होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल के वीडियो का भी वेट करें ताकि आपका सिलेबस कंटिन्यूअस बढ़ता चले। एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, सिलेबस आपका अच्छी तरह से तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो बस वॉच करते रहिए स्टार्ट से एंड तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे वीडियो को देखिए और अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये कौन सा टर्म है भाई? डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हमने बताया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पैथ, द लेंथ
लेंथ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट initial point to final point covered by a moving body. Initial point to final point covered by a moving body. किसी मूविंग बॉडी के द्वारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो शॉर्टेस्ट पाथ जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाता है, वो शॉर्टेस्ट छोटा रास्ता, शॉर्ट रास्ता, सबसे शॉर्ट रास्ता का लेंथ जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच का। जैसे मान लो कोई बॉडी, अभी हमने एग्जांपल दिया था ना, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक चली और बी से फिर से सी तक चली। मान लिया ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर हो गया और बी से सी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? अगर स्ट्रेट हम ए से सी को मिला दें, दिस इज ए सी जो होगा वो डिस्टेंस होगा इसमें। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो होगा ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे छोटा रास्ता ए और सी के बीच का, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हुआ? ए सी हो गया। अब ए सी को कैसे निकालेंगे ये आप लोग मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा। जैसे देख लीजिए, अब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा हो गया, तो इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं हाइट, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर राइट एंगुलर ट्राइंगल कोई है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, यानी AC का स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16, टोटल कितना हो गया? 25। AC का स्क्वायर हुआ तो AC क्या होगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25। इसका वर्गमूल निकाल दें हम, स्क्वायर रूट निकाल दें 25 का, तो 25 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो AC का वैल्यू आएगा, मतलब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर यानी 7 मीटर। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक डिस्प्लेसमेंट भी। चलिए, आधे घंटे से अधिक का वीडियो आप लोगों का हम नहीं बनाएंगे। आधे घंटे से अधिक का वीडियो बनाने का मतलब है आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़ा सा उगने लगते हैं स्टूडेंट्स। अगर बहुत लंबा वीडियो हो गया तो उसको वॉच भी नहीं करता है, अरे चलो दिमाग अब काम नहीं ले रहा, अब भैया नहीं पढ़ेंगे, अब रहने दो, अब हो गया, अब तो पक गए पूरी तरह से, ऐसा होता है। तो इसलिए आधे घंटे से अधिक का वीडियो आप लोगों का नहीं होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक चैप्टर एक ही दिन में आपको एक वीडियो में पढ़ा के छोड़ दूँ और उसके बाद बिल्कुल भी वो कुछ समझ में ना आए। तो चलिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसको कल समझेंगे। इसके अलावा और आगे के टर्म्स जो होंगे उसको कल समझेंगे। तो कल की वीडियो का वेट कीजिए। कल हम लोग समझेंगे स्पीड को, वेलोसिटी को, आपके एक्सीलरेशन को। ओके, बाय फॉर टुडे।